हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अजय शर्मा। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि टेंस क्या है, साथ ही साथ क्या है मैं आपको ये भी बताऊँगा कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। और आज हम ये पढ़ेंगे कि टेंस कि कितने प्रकार के होते हैं और टेंस में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर टेंस की डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ, तो आप साथ ही साथ लिखते हुए चलें। सबसे पहले है टेंसेस क्या होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि टेंस क्या होते हैं तो आप उनको बताओगे टेंस वे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय से हो रहा है। यानी कि जब भी आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या होते हैं तो आप उनको बताओगे टेंस इंग्लिश ग्रामर के वह रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय से हो रहा है, या आप इसको ऐसे भी बता सकते हो या आप इसको ऐसे बता सकते हो टेंसेस वे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कितना हुआ है, कोई भी काम कितना हुआ है या कितने समय से हुआ है, या कितने समय से हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या होता है तो आप उनको बताओगे टेंस इंग्लिश ग्रामर के वह रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय से हो रहा है, या आप ऐसे बता सकते हो टेंस वह रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के कि कोई भी काम कितना हुआ है और कितने समय से हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें टेंस से हमें समय का बोध होता है, अब हम देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप उनको बताओगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम कहते हैं भविष्यकाल।
यानी कि अभी हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा प्रेजेंट टेंस जो कि होता है वर्तमान काल, फिर हमने देखा पास्ट टेंस जो कि होता है भूतकाल, फिर हमने देखा फ्यूचर टेंस जो कि होता है भविष्य काल। अब प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, जिसमें प्रेजेंट का हमें जो सबसे पहले जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वह पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर मैं उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर हम पास्ट के पढ़ेंगे 4 चैप्टर, जो कि मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट के बाद, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर जस्ट उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि इस टेंस का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि ये हमारा सबसे पहला टेंस होगा। फिर जस्ट उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर मैं उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप देख सकते हो अभी कि मैंने आपको बताया प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर जस्ट उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जो कि आते हैं पास्ट के, जो कि आते हैं अब पास्ट के। तो पास्ट में जो है मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा जो वो पढ़ाऊंगा मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हमें 4 चैप्टर जो हमें पढ़ने पास्ट के और 4 हमें पढ़ने प्रेजेंट के, जो कि पास्ट के पढ़ने पास्ट इंडेफिनिट, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर के पढ़ेंगे हम, जो कि पहला पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट,
फिर इसमें एक चैप्टर और आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि इसका प्रयोग नहीं होता है, तो हम ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर का इतना यूज नहीं होता है। ठीक है, अब जिस चीज़ का यूज ही नहीं होता तो उस चीज़ को करने का फ़ायदा ही क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर हम जो देखेंगे, जो टेंस की जो संख्या है, जो जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट के हमने देखे 4 वेद हैं, फिर हमने फ्यूचर के हमने देखे 4 वेद हैं, फिर हमने क्या देखा, प्रेजेंट के जो है 4 वेद हैं। तो यानी कुल मिलाकर टेंस की संख्या कितनी है, 12 है। कुल मिलाकर जो इनके चैप्टर हैं वो कितने हैं, 12, और 12 में से हमें 11 पढ़ने हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इसको एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ, आप साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते हुए चलें। आप क्या है, सबसे पहले अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर करें। अभी मैं आपको क्या है इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ टेंस का। इसके बाद जो है अब मैं जो सबसे पहले जो चैप्टर शुरू करवाऊँगा आपका पढ़ाऊँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ, इसके बाद आपको टेंस में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अभी जो है मैं आपको टेंस के डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो टेंसेस वह रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है, या तो आप इसको ऐसे बोल दो, टेंसेस वह रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कोई भी काम कितना हुआ है और कितने समय से हुआ है, और कितने समय से हुआ है। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो कि होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। फिर उसके बाद आता है पास्ट टेंस जो कि होता है भूतकाल जो बीत चुका। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस जो कि होता है भविष्य काल जो आने वाला है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रत्येक टेंस के 4 वेद होते हैं। हमने देखा था प्रेजेंट के, फिर हमने देखा था पास्ट के, फिर हमने देखा था फ्यूचर के। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे प्रेजेंट के, जो कि हमें सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर जस्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर हम देखेंगे फ्यूचर के हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर जो कि उसमें से हम 3 पढ़ेंगे। ये वाला कट गया क्योंकि इसका यूज नहीं होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे हम सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर उसके बाद जस्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्यूचर परफेक्ट, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि इसको हम छोड़ देंगे, यानी कुल मिलाकर हमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब आप साथ ही साथ मेरे साथ लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का चैप्टर। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। स्टूडेंट्स मैं हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जब भी लिखवाऊँ तो आप इसके नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपके नोट्स ही आपका साथ देंगे। और जब मैं आपको एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो आपके नोट्स ही आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि रिवाइज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कभी परफेक्ट बनना है तो आप उसकी रिवीजन करते हुए ज़रूर चलें। ठीक है, तो अब जो मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वह चैप्टर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो आज हमारा जो सबसे पहले जो टेंस है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आप साथ ही साथ मेरे साथ लिखते हुए चलें, फिर मैं जब इसको लिख दूँगा मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो चैप्टर है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनिश्चित। ठीक है, अब जो हम देखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, अब हम देखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, अब हम उसकी पहचान देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पहचान देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है सबसे पहले हम देखेंगे पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है स्टूडेंट्स,
मेरे साथ ही साथ लिखें, ता है, ती है, ते हैं। जब भी आपको हिंदी में मिले या किसी सेंटेंस में मिले ता है, ती है, ते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। पहचान है। ता है, ती है, ते हैं जब वाक्य में आए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहचान होती है इसकी, ता है, ती है, ते है। जब वाक्य के अंत में आते तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। वर्तमान में ठीक है, या डेली रूटीन के लिए न्यूज़पेपर हेडलाइन, ठीक है, जैसे कि जाता है, जाती है, जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं नाचता हूँ। तो कोई भी ऐसा काम जब हम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे रूल्स, जो कि होते हैं नियम। तो सबसे पहले जो हम अफर्मेटिव का रूल्स देखेंगे, ठीक है, जो कि होते हैं सिंपल वाले। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ऑब्जेक्ट। अगर शर्त पूरी हो तो, वरना नहीं। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, सर ये क्या लिख रहे हो कि अगर शर्त पूरी हो तो वरना नहीं। तो देखो शर्त किस बात की है, जब हमें एस लगाना है तो इसकी एक कंडीशन होती है, क्या होती है। तो जब भी आपको एस लगाना है तो सबसे पहले क्या आपको ये पहचान पकड़नी होगी, जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू हो, ही, सी, इट, दिस, डैट, जो कि होते हैं एक वचन एक नाम के साथ और जिस वर्ब के अंत में ये वॉवेल्स आए, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होगा, ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम वाले, और जिसकी वर्ब के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू आए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी वर्ब के अंत में आए तो हम ईएस जोड़ देते हैं।
याद रहे, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम वाले। और उसकी वर्ब के अंत में क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनमें से कोई भी वर्ब के अंत में आए तो हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला वह जाती है, वह जाती है, तो यहाँ पर क्या है? वह का क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया? सी, यहाँ पर लिख दिया सी। ठीक है, अब जाने को क्या कहते हैं हम? गो। अब देखो इसकी वर्ब के अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ब के अंत में ओ आ रहा है, तो अब क्या लगा देंगे हम? ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम? ई एस। तो जिस वर्ब के अंत में क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू आए और सेंटेंस की शुरुआत किससे होए? ही, सी, इट, दिस, डैट, तो उसके साथ ई एस लगा देंगे, तो सी गोस, सी गोस। ठीक है, अब मान लो सर, अगर मान लो कि जिस वर्ब के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू ना आए, तब क्या लगाएंगे? तो बाकी के साथ हम एस लगाएंगे। बाकी के साथ हम क्या लगा देंगे? एस। बाकी के साथ एस आता है, एस आता है। ठीक है, अगर ऊपर से एक भी वर्ब के अंत में ना मिले, ए, ई, आई, ओ, यू ना मिले, तो हम बाकी के साथ क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह बोलता है या वह बोलती है। ठीक है, वह बोलता है। चलो, सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, यहाँ पर हम देख रहे हैं ही, तो वर्ब क्या होगी? बोलने की, स्पीक। तो अब देखेंगे हम इसकी लास्ट में क्या वोवेल्स आ रही है? के आ रहा है। क्या आ रहा है? के। तो क्या इसमें कहीं के है? ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। तो जिस वर्ब के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू ना मिले, तो बाकी के साथ हम एस लगा देंगे। इधर तो के है। तो मुझे होप है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी इसको समझने में। अब हम देखेंगे, इसके बाद आता है नेगेटिव वाला रूल, जिसको कहते हैं हम नेगेटिव के रूल को, जिसमें आता है सब्जेक्ट, डू, डस, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर हम देखेंगे डू के साथ क्या क्या आता है। डू के साथ आता है आई, ही, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, जिसको हम कहते हैं बहुवचन वाले। बहुवचन, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ। फिर हम देखते हैं डज। डज के साथ आता है ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम के साथ। ठीक है, अब डूडस का प्रयोग जो हम करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव में क्या है। डूडस उठ के आगे आ जाएगा, डूडस उठ के आगे आ जाएगा। डूडस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर जस्ट उसके बाद आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं क्या और नहीं वाले। क्या और नहीं वाले। डूडस सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सर मान लो अगर यहाँ पर ही, सी, इट, दिस, डैट नहीं आता तो इसकी वजह क्या लगाएंगे। अगर मान लो सर यहाँ पर आ गया यू, वी, दे, दीज, दोस्त, तो एस ई एस कुछ नहीं आएगा। ना तो नेगेटिव में एस ई एस का प्रयोग करेंगे, ना तो हम इंटरोगेटिव में एस ई एस का प्रयोग करेंगे, और ना ही हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक और बार रिवीजन करवा देता हूँ स्टूडेंट, फिर आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकोगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आज का जो चैप्टर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम आज का जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर रहे हैं, जो कि पहचान है, ता है, ती है, ते हैं। जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य
में आए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं वर्तमान में। डेली रूटीन के लिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस पहचान होती है जाता है, जाती है, जाते हैं, कोई ऐसा काम जो हम करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ। तो कोई भी ऐसा काम जो मैं करता हूँ, कोई भी ऐसा काम जो मैं करता हूँ। अब उसके बाद आता है रूल्स आते हैं जो कि अफर्मेटिव है। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट। अगर शर्त पूरी हो तो बढ़ना नहीं। मैंने आपको बताया था शर्त किस चीज़ की है। अगर मान लो कोई भी सेंटेंस शुरू होगा ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम के साथ, और जिस वर्ब के अंत में आए ए, ई, आई, ओ, यू आए, उसमें क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी वर्ब के अंत में लिखा मिले तो हम ई एस जोड़ देते हैं। अगर हमें किसी भी वर्ब के अंत में मिले ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर ए, ई, आई, ओ, यू अगर इनमें से कोई भी मान लो वर्ब के अंत में ना मिले, लिखा ना मिले, तो बाकी के साथ हम एस जोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, जो कि मैंने आपको बताया था, वह अंग्रेजी वह बोलती है, वह बोलती है, या वह अंग्रेजी बोलती है, तो सी स्पीक्स इंग्लिश। के आ रहा है, हम देख रहे हैं स्पीक में के आ रहा है, तो उसमें कोई वॉवेल्स नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू, के नहीं है इसमें, तो हम एस जोड़ देते हैं। तो जिस वर्ड के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू ना मिले उसमें एस लगा देंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेगेटिव, जो कि होता है सब्जेक्ट डू डस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जब भी जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू हो आई, यू, वी, दे, दिस, दोस्त वाला बहुवचन दो से ज़्यादा नाम के साथ, उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। और जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू हो ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम वाला, उसके साथ हम डस का प्रयोग करेंगे। इंटेरोगेटिव होता है क्या वाला, जो कि डू डस उठ के इसमें क्या होता है आगे आ जाता है। तो डू डस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू डस सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब मैं सेंटेंस बनाता हूँ, वह स्कूल जाती है, तो सी है, सी गो, गो में ओ आ रहा है तो ई एस लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, ई एस। सी गोस टू स्कूल, ठीक है। अब मैंने बोला वह स्कूल नहीं जाती है, तो सी के साथ क्या आता है, डस आता है, बना दो, सी डस नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है, डस सी गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डस सी नॉट गो टू स्कूल। मैंने बोला मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई के साथ क्या आ रहा है, डू आ रहा है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर कोई भी सेंटेंस अगर मान लो बहुवचन वाले यहाँ से शुरू हुए, जैसे यू, वी, दे, दिस, दोस्त, तो क्या यहाँ पर ई एस का प्रयोग होगा, नहीं होगा। बहुवचन के साथ कभी भी ई एस का प्रयोग नहीं होता। सिर्फ जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू हो ही, सी, इट, दिस, डैट वाला, तो उसमें एस ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ई एस का जब करेंगे जब किसी भी वर्ब के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू आए, तो उसमें ई एस लगाएंगे। अगर ना आए तो बाकी के साथ हम एस लगाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।